नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। भाई गर्मी बहुत हो रही है यार। अब आप सोच रहे होगे कि हमें क्यों बता रहा है यार। पता है मेरे को कुछ याद आया। पहले जब कार खरीदते थे ना लोग, आज से 7 साल पहले, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पता है वो क्या होता था? एसी। कि एसी है कार में तुम्हारी। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आपको पता क्या होता था? गेस करो। पावर विंडो है या नहीं है? कहीं ऐसा वाला तो नहीं है कि घुमाना पड़े। सब लोग यही चाहते थे कि भाई हमारी कार में 4 पावर विंडो लगे हो और एसी हो, तो उसे बिल्कुल परफेक्ट फीचर वाली कार मान लिया जाता था। हालांकि अगर बाबा रामदेव की नजरों से देखा जाए तो भाई वो यही तो कहते हैं, एक्सरसाइज करो, योगा करो। ऐसे ही तो घुमाने होते थे ना वो भी, तो भाई डोले शोले बनते। पर नहीं, हमें तो फीचर्स चाहिए थे। चलो खैर, ये तो रही पास्ट की बात। आज बात करने वाले हैं मारुति की स्विफ्ट के बारे में वर्सेस टाटा की पंच वर्सेस टाटा की एल्ट्रॉस। क्योंकि भाई जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर हैं इस कार के वो तो यही है। हालांकि जिनके डाउट्स 3XO को लेके आ रहे थे वर्सेस मारुति की स्विफ्ट, वो वीडियो बना के मैंने कल डाल दी थी, तो आप लोग प्लीज जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कार के प्राइसेस से, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रहे होंगे। अब हालांकि मारुति इसको बोल रहा है कि ये प्रीमियम हैचबैक हो गई है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अब एक एडवांटेज मिल गया है मारुति को यहाँ पे स्विफ्ट को, कि बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, क्योंकि पंच और अल्ट्रोज में 6 एयरबैग्स नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मारुति ने कंसिडर कर लिया है कि स्विफ्ट को सीधा i20 से कंपीट कराएंगे प्राइसेस के मामले में, क्योंकि बिल्ड तो उसकी भी खराबी है। एंड दोस्तों अल्ट्रोज और पंच की सेफ्टी रेटिंग हो जाती है 5 स्टार ग्लोबल एनकैप से। हालांकि इनका लेटेस्ट 2024 का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते कि अब कितनी आएगी, क्योंकि 6 एयरबैग्स वाला सीन ऐड हो गया है और थोड़े से पैरामीटर और टफ हो गए हैं। पर इवन अगर हम स्विफ्ट को देखते हैं, उसकी तो 5 आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो जापान वाली थी वो 4 स्टार लाई थी जापानीज क्रैश टेस्ट में, जापान वाली स्विफ्ट का। अब अगर इंडिया में सेम भी उतार दी है तो भी 4 वहीं आए थे, तो 4 यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो कार बाहर बिकती है, इंडियन मार्केट्स में उसकी बिल्ड आते आते पता नहीं कैसे लो हो जाती है। अब इसका जवाब तो किया ज्यादा बेटर दे सकती है। तो सेफ्टी और प्राइस की बात तो हमने कर ही ली है। अब बात कर लेते हैं कार के इंजन के बारे में। पहले एक मारुति के पास एडवांटेज था कि भाई इनके पास 4 सिलेंडर इंजन था 1.2 लीटर का, पर अब मारुति स्विफ्ट में भी आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, वो भी जी सीरीज का। और बाकी दोनों कार्स के अंदर, एल्ट्रोज एंड पंच के अंदर भी 3 सिलेंडर इंजन ही आता है। पर क्या ये इंजन उतना ही ज्यादा कारगर है जितना 1.24 सिलेंडर था? देखो माइलेज के मामले में तो अगर देखा जाए तो इन तीनों कार्स के अंदर ARAI 25 स्विफ्ट का है, तो सबसे ज्यादा स्विफ्ट क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको माइलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर इनफैक्ट मुझे एक चीज और भी थोड़ी डाउटफुल लगी। आपको तो पता ही है कि भाई CNG ऑप्शंस भी आते हैं इन तीनों कार्स के अंदर, पर जो स्विफ्ट का इंजन था 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला जो इंजन था, वो कारगर सिद्ध हो चुका था भाई, क्योंकि वो कई सालों से चल रहा था। पर अब क्योंकि 3 सिलेंडर वाला इंजन यहाँ पर आ गया है, तो CNG को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है मारुति? क्या एक्चुअली में उतनी वैसी कोई चीज बना पाएगी, नहीं बना पाएगी? आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि अगर 3 सिलेंडर वाला ये इंजन भी CNG में जब आएगा, तो क्या ये वैसी ही ड्यूरेबिलिटी या फिर एफिशिएंसी या फिर वो जो कॉन्फिडेंस है आपको मिल पाएगा जो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर में आता था? बाकी टाटा के अंदर तो देखो आपको पता ही है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है, तो बूट स्पेस को लेके कोई इश्यूज नहीं होते। ऑलमोस्ट 80% बूट स्पेस आपको मिल जाता है। क्या इस बार फिर वही होने वाला है? मारुति फिर पूरी डिक्की खा जाएगी एक बड़ा सिलेंडर रख के? ये भी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों बात अगर इंजन की हो ही रही है, तो एक बार को मैं मान सकता हूं कि मारुति क्योंकि अपने रिफाइंड इंजन के लिए जानी जाती है, तो हो सकता है कि अब जो इंजन आएगा ये भी काफी ज्यादा रिफाइंड होगा। पर इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंजन की बात करें तो एल्ट्रोज इसमें एक ऐसी कार होती है जो आपको डीजल में भी मिलती है, क्योंकि ये बाकी 2 कार्स आपको डीजल में नहीं मिलती है। और 1.5 लीटर का आपको एल्ट्रोज में डीजल इंजन मिलता है, जो कि भाई 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो इन दोनों कार से ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो अगर आपको ड्राइव एंथुसियास्ट हो और टाटा की कार लेना चाहते हो भगाने के पर्पज से, तो डीजल की तरफ भी आप जा सकते हो। अदरवाइज पेट्रोल और CNG के ऑप्शंस तो अवेलेबल है ही। दोस्तों अगर हम बेस मॉडल की प्राइसिंग देखें तो मैंने आपको बताया था कि पंच का प्राइस सबसे कम है इन तीनों कार्स के अंदर। यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता ही है कि जो टॉप सेलर है पिछले कुछ महीनों से वो पंच ही चल रही है। 17,000, 19,000, 18,000 इतनी कार्स महीने की सेल आउट हो रही हैं। उसके बाद भी रेट ज्यादा है ऑल्ट्रोस का और स्विफ्ट, जो कि 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ले आई है। पता नहीं क्या सोच के 2024 में, जहां लोग चाहते हैं हमारी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस हो, मारुति ने वापस उतनी ग्राउंड क्लियरेंस वाली स्विफ्ट यहाँ पे लाके खड़ी कर दी है। मुझे एक्चुअली में कोई क्लू नहीं है कि भाई आज के जमाने में इतनी कम ग्राउंड क्लियरेंस से कैसे बात बनेगी। पंच में आपको ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा मिलती है इन तीनों कार्स के अंदर। इनफैक्ट पंच आपको थोड़ी एसयूवी वाली वाइब भी दे देती है, क्योंकि पंच इज अ माइक्रो एसयूवी और ये जो दोनों कार्स है एल्ट्रोज एंड स्विफ्ट, दे आर हैचबैक्स।
दोस्तों अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि टाटा एल्ट्रोस की भी कोई बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, तभी तो इतनी बिक रही है। पर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें डायमेंशंस की तो सबसे लंबी जो है वो हो जाती है एल्ट्रोस, और विड्थ जिस कार की सबसे ज्यादा है वो भी एल्ट्रोस है। यानी कि अंदर बैठने के बाद जो शोल्डर स्पेस आपको मिलने वाला है या फिर हिप स्पेस, वो आपको एल्ट्रोस में ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू स्विफ्ट और पंच। अगर मैं बात करूं कार के इंटीरियर्स की तो मुझे अगर मैं टॉप पे रखना चाहूं तो एक बार को एल्ट्रोस और स्विफ्ट को साथ में ही रख सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉप वाला कोई काम नहीं है। पंच के इंटीरियर्स मुझे थोड़े से डाउन साइड लगते हैं एज कम्पेयर टू एल्ट्रोस और न्यू वाली स्विफ्ट। अच्छा काम करा है अगर मैं पुरानी स्विफ्ट से कंपेयर करता हूं तो। इवन न्यू लुक की अगर हम बात करें स्विफ्ट की तो काफी क्रिस्प कर दी है। मुझे जितना समझ में आया है कि अगर आपको माइलेज प्रोस्पेक्टिव से कार लेनी हो तो स्विफ्ट वो कार बनेगी आपके लिए, क्योंकि यार इसकी माइलेज बहुत तगड़ी आने वाली है। इंजन की पावर भी अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे कम इंजन की पावर स्विफ्ट की ही है, और ये मुझे लगता है इंटेंशनली करी गई है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो माइलेज ज्यादा नहीं निकाल पाते। तो अगर आपको माइलेज के पर्पज से कार लेनी है, आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस से फर्क नहीं पड़ता है और स्पेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। देखो एक्चुअल में तो सच ये है कि स्विफ्ट ऐसी कार रही है जो दबा के बिकी है, और ये आपको कहीं भी चलती मिल जाएगी, हिल्स पे, पहाड़ों पे, रोड पे, गाँव में। ये ऐसी ड्यूरेबल कार रही है जिसको देश ने जनरली एक्सेप्ट किया है और चलती भी है। पर पंच ने भी इसका ताबड़तोड़ जवाब दिया। पंच की सेल्स इस बात का जवाब दे रही हैं कि पंच में जो भी आपको ऑफर होता है पीपल आर लविंग इट, तभी तो भाई वो नंबर 1 सेलर कार है। अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा रिपीट करूं कि पंच पिछले कुछ महीनों से टॉप सेलिंग कार है। सबसे ज्यादा देश में जो कार बिक रही है वो जाती है टाटा की पंच। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम कार के बूट स्पेस की बात करें तो सबसे ज्यादा बूट स्पेस भी आपको टाटा की पंच में मिलेगा, ना कि स्विफ्ट और एल्ट्रोस में। पर अगर हम व्हील बेस की बात करें, यानी कि कार के अंदर बैठने के बाद जो आपको एक ओवरऑल स्पेस मिलता है या फिर जो लेग रूम मिलता है, वो एल्ट्रोस का आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू बाकी 2 कार्स। दोस्तों अगर हम बात करें कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, तो यहाँ पर जब हम कार खरीदते हैं तो हम काफी सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जाती है कि भाई मेरी कार वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और इंडिया में वैल्यू फॉर मनी की स्टार्टिंग होती है कार के प्राइस से। तो 6-7-8 लाख रुपए एक स्टैंडर्ड प्राइस है जितना हमारे इंडिया में लोग अफोर्ड कर ही लेते हैं, आपको पता ही होगा। पर सेकंड चीज जो हम देखते हैं कि भाई कार के लुक्स कैसी है। तीनों कार के लुक्स ठीक ठाक है, कोई ऐसी अजीब सी लुक्स तो नहीं है, और यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा को हर्ट नहीं करा गया है। तीनों कार के लुक्स ठीक ठाक ही मिल जाती है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म ओनरशिप के बारे में, सो मारुति जानी जाती है अपने लोअर पार्ट्स कॉस्ट की वजह से, लोअर लेबर कॉस्ट की वजह से, या जो सर्विस कॉस्ट होती है। हालांकि अगर मैं देखो ये कोई कॉम्पैक्ट एसयूवीज नहीं है, सो हैचबैक की श्रेणी में कुछ बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं आएगा। बाकी टाइम टू टाइम हम अपने चैनल पे पोल करते रहते हैं कि भाई किस कंपनी की कस्टमर सर्विस कैसे चल रही है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में टाटा की कस्टमर सर्विस को लोग थोड़ा सा सही नहीं बताते, वहां पर उनको थोड़े से बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। मारुति की कस्टमर सर्विस को लोग ठीक बता देते हैं। अगर आप कोई टाटा कस्टमर है या फिर आपके कोई विचार है तो कमेंट जरूर करके बताना कि आपके अकॉर्डिंगली मारुति की सर्विस ज्यादा अच्छी है या फिर टाटा की सर्विस ज्यादा अच्छी है। सो सर्विस कॉस्ट के मामले में हो सकता है कि ये कार्स आपको ऑलमोस्ट सेम ही पड़े, पार्ट की कॉस्ट के मामले में भी ऑलमोस्ट सेम ही पड़ सकती है, क्योंकि अब तो तीनों कार्स में ही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है। यहाँ पर अगर मैं इंजन की लाइफ की बात करूं तो यार हो सकता है एक बार को मारुति में आपको ज्यादा बेटर मिल जाए, क्योंकि मारुति हमेशा से इस तरीके से ही काम करता आया है, उन्होंने इंजन पे ज्यादा फोकस करा है। पर अब क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, पुराने वाले को तो देखो मैंने कहा था कई साल हो चुके हैं, अब ये 3 सिलेंडर वाला इंजन तो आया है ना, अब लोग चलाना शुरू करेंगे। अगर आज से चलाना शुरू करेंगे यानी कि इस मंथ से, तो अगले 1 या 2 साल में इसके खूब सारे रिव्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो एटलीस्ट कुछ महीने वेट करना वर्थ इट है। अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी सोच समझ कर लगाना चाहते हो तो कुछ टाइम वेट कर लो, 1-2 महीने, और उसके बाद लोगों के रिव्यूज जब आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हो। क्योंकि टाटा का जो 3 सिलेंडर इंजन है वो तो भाई काफी टाइम से चल ही रहा है, तो लोग उनके बारे में पॉजिटिव व्यूज ही दे देते हैं, अदर देन वाइब्रेशन और गियर शिफ्टिंग का जो रिस्पॉन्स है। एट लास्ट अगर मैं बात करूं कार के ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो देखो कार का जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, कार तीनों ही अच्छी चलती हैं। पंच में थोड़ा सा आपको ऊपर फील होता है, थोड़ा सा जो एक कमांडिंग पोजीशन होती है एसयूवी वाली आ जाती है, तो थोड़ी सी विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। सो अगर आपको न्यू ड्राइवर हो तो एक बार को पंच आपके लिए चॉइस बन सकती है वो वाली, क्योंकि उसकी सेफ्टी भी 5 है और आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी। दूसरा अगर मैं एल्ट्रोस की बात करूं, स्पेशली मैंने इसका 1.5 लीटर इंजन चलाया हुआ है, तो मुझे वो काफी अच्छी लगी भगाने में, और उसके ड्राइविंग डायनामिक्स काफी अच्छे हो जाते हैं। और स्विफ्ट को तो यार हम चलाते आ ही रहे हैं कितने सालों से, पर 3 सिलेंडर वाली मैंने अभी तक नहीं चलाई है, वो मैं अभी 1 दिन में चला लूंगा, उसके बाद मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे दूंगा कि भाई इस कार का क्या सीन है। पर एक चीज तो क्लियर है कि शायद उतनी पावर इस कार में नहीं है पहले जितनी, पर माइलेज के मामले में भाई यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज मारुति ने नहीं करा है, तभी तो शायद इसका 25 ARAI आया है।
सो आप कौन सी कार लेने वाले हैं इन तीनों में से, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सोचते हैं आप इन तीनों कार्स के बारे में। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे दोस्तों आपको कार कंपैरिजन, शोरूम वॉक अराउंड सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए थे सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।